गुड मॉर्निंग। आज अपने द्वितीय इकाई द्वितीय में यानी इकाई सेकंड के अंदर जो अपना मुख्य प्रकरण है वो है भारत में शासन और संसद। संसद किनसे बनती है? इसके दो सदन हैं, लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। संसद के कितने सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा निम्न सदन के नाम से जानी जाती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के कितने अंग होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के मुख्य कितने अंग हैं? 3 अंग है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका, दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा है न्याय। तीसरा क्या है? न्याय। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस शासन भारत में शासन संसद द्वारा तो चलाया जाता है, तो भारत में तो कहते हैं इसे संसद। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संसद को अमेरिका के अंदर कहते हैं कांग्रेस, ब्रिटेन में संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट, ईरान में इसे मजलिस कहा जाता है। ईरान में इसे संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। ईरान में मजलिस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमारे संविधान की हमारे देश में इसको किसके नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। जबकि ऐसी व्यवस्था को अन्य देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 79, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। भारतीय शासन चलाने के लिए यानी भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर भारतीय संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। वो बनेगी कैसे? वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी और उनके नाम
नाम क्या होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद कैसे बनती है? संसद में क्या क्या आता है? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संघ में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका और का भी ये अभिन्न अंग होता है। भारत में संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना, संसद में प्रतिनिधि संस्थाओं की जो स्थापना की गई वो अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ली। शासन के लिए ऐसी व्यवस्था हमारे भारत वर्ष में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वेद कितने हैं? 4। और उन सब में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में भी शासन की 2 समितियों का उल्लेख है, जिनमें सभा और समिति 2 संस्थाएं थी, एक सभा और दूसरी थी समिति। सभा और समिति जिनका ऋग्वेद में वर्णन है, वो हमारी आधुनिक व्यवस्था में जो हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो शासन की वही 2 संस्थाएं प्राचीन काल में भी थी। इनमें सभा विशिष्ट लोगों का समूह, लोगों का संगठन हुआ करती थी, जो आजकल की राज्यसभाओं, राज्यसभा से मिलता जुलता सदन था उनका सभा, और लोकसभा समिति से मिलती। अब है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि यानी संसद की पृष्ठभूमि। संसद की पृष्ठभूमि कैसे बनी भारत में? भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत स्वतंत्र था। इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम से 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया, तो अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम, इस चार्टर अधिनियम से लेकर 1935 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये कब आया? 1935। तो यहां तक जो अधिनियम आए, उनके विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर उसमें 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम में सदस्य संख्या को 1909 में कितनी कर दी? 1909 में इनमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 60 है। उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी ओर निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर दिया गया, यानी जो संख्या निर्धारित की गई वो संप्रदाय
भारत के आधार पर की गई, जो भारत के लिए काफी घातक है सिद्ध हुई। फिर इससे अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से अंग्रेजों ने भारत की एकता और अखंडता को मर पाए। एकता और अखंडता को उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। तो 1935 तक जो अधिनियम आए, उन्होंने हमारे राष्ट्र की का जो संविधान बना, उस संविधान की नींव को उन्होंने मजबूत बनाया। उन्होंने उस संविधान की नींव को मजबूत बनाया और उन्हीं के में से हमारे संविधान का आधार तय हुआ। अब संसद का गठन, यानी जो संविधान बना, उनका विभिन्न अधिनियम जो पहले भारत में लाए, वो हमारे संविधान के आधार बने और हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था से रूबरू हुए, हमने सीख। अब संसद, संविधान में यह व्यवस्था थी कि भारत में शासन चलाने के लिए एक संसद होगी, उसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा सदन होंगे, इसलिए अब अपन पढ़ेंगे संसद का गठन, यानी संसद का गठन कैसे होता है। संसद का गठन हमारे संविधान में अनुच्छेद 79, जैसा अपन पढ़ चुके तो अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 79 में ये व्यवस्था की गई थी कि शासन के लिए एक संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें एक राष्ट्रपति होगा, 2 सदन होंगे, वो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाएंगे। दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होगा। अब राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग है, तो इसलिए उनकी कौन कौन से कार्य होंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी होंगी, संसद की प्रक्रिया और दोनों सदनों के गठन का हम अध्ययन करेंगे कि दोनों सदनों का गठन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है संसद सदस्य, संसद सदस्य, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, होने की योग्यताएं, होने की योग्यताएं
अब देखो संसद का कौन सदस्य हो सकता है। पहली उसके लिए शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली क्या शर्त है? संसद का सदस्य होने के लिए वह भारत का नागरिक हो। इस और भारत का नागरिक होना जरूरी है। पहली योग्यता क्या है संसद सदस्य के लिए? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही हमारी संसद का सदस्य बन सकता है। तो संसद सदस्य होने के लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, यदि लोकसभा का सदस्य है, बनना चाहता है, तो उसके लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए उसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। वही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। 30 साल से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी 25 वर्ष। वह व्यक्ति इनका सदस्य बन सकता है। तीसरी, उसके पास वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा सदस्य के लिए निर्धारित की गई। तीसरा क्या है? उस व्यक्ति के पास वो समस्त योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा संसद सदस्य के लिए निर्धारित की गई। इन तीनों बातों को वो पूरा करता है तो वो इन सदनों का सदस्य बन सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि इनको पूरा नहीं करता तो वह सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 2, ये बन कौन नहीं सकता? यानी अयोग्यताएं क्या है? यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त यानी पागल, दिवालिया है, पागल है, दिवालिया है, वो भारतीय संसद का सदस्य नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों? एक व्यक्ति राज्यसभा का और लोकसभा दोनों का सदस्य एक साथ नहीं रह पाता। और एक व्यक्ति अधिकतम लोकसभा के लिए अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। और यदि वो दोनों जगह से विजयी हो जाता है तो 1 माह के भीतर उसे एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। यदि वो दोनों जगह से चुना गया तो उसे एक जगह से इस्तीफा देना
पड़ता है। संविधान की 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है, यदि कोई भी व्यक्ति दल बदल कानून का अपराधी पाया गया तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, यानी संसद से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, यानी संसद की सदस्यता से उसे बर्खास्त किया जा सकता है। या चुनावी अपराध और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी यदि कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, संसद सदस्य से उसको बर्खास्त किया जाता है। तो बर्खास्त में दो हैं, यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून का विरोधी पाया गया, दल बदल कानून के अंदर अपराधी पाया गया तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है उसे। और यदि कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हो जाता है, उससे भी संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। ये हमारे संसद सदस्य होने के लिए योग्यताएं थी, और कौन व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता उनका भी था।